हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, चूँकि यहीं से साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्या होता है जब रक्त आदान के दौरान रक्त समूह संगत नहीं होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी आरबीसी का विनाश। तो जब रक्त आदान के दौरान रक्त समूह संगत नहीं होते हैं तो आरबीसी का विनाश होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112 कहता है हृदय के इस भाग की पहचान कीजिए। तो देखिए 112 का जो राइट आंसर होने वाला है, 112 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं ये क्या है, तो हृदय के ये जो है महाधमनी है। ठीक है, तो दिया गया चित्र हृदय के क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, तो देखिए संकेतित हृदय की संरचना को महाधमनी के रूप में पहचाना जाता है। यह सबसे बड़ी रक्त वाहिका है जो शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुंचाती है। फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह दाएं नीले से रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये फेफड़ों से जो है यकृत को बाएं अलिंद तक ले जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है कि कौन सा इनमें से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को जो है कम करता है। तो 113 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या ANF हृदय के एट्रिया की दीवारों से स्रावित होता है। इसका प्रभाव रक्त कोशिकाओं की चौड़ा करना है, वाहिकाओं को चौड़ा करना है, और इसलिए रक्तचाप जो है क्या होता है, तो कम करना है। ठीक है, अब देखिए एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन रक्तचाप बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि एड्रेनालाइन किससे प्राप्त होता है। तो 114 का होगा बी ऑप्शन, यानी अमीनो एसिड। तो एड्रेनालाइन जो है या एपिनेफ्रिन अमीनो एसिड से प्राप्त होता है। यह अधिवृक्क ग्रंथियों की जोड़ी के बाहरी प्रांतस्था द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, यह लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के दौरान स्रावित होने वाला आपातकालीन हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है अनुकंपी तंत्रिकाओं तंत्र से जो है नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के बिना साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है। 115 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए कोशिकांगों बिना साइटोप्लाज्म को जो है साइटोसोल कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं में भरने वाले द्रव को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म नाभिक को छोड़कर कोशिका सामग्री के साथ जुड़ा होता है। साइटोप्लाज्म में कोशिका की आनुवंशिक सामग्री उपलब्ध होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 116 का होगा सी ऑप्शन। रेशेदार जो है जड़ प्रणाली में जो है एक प्राथमिक जड़ और एक से अधिक द्वितीयक जड़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो मूसला जड़ और रेशेदार जड़ के बारे में जो है गलत है कि रेशेदार जड़ प्रणाली में एक प्राथमिक जड़ और एक से जो है अधिक द्वितीयक जड़ें मौजूद होती है। मूसला जड़ जो है मिट्टी में गहराई तक बढ़ती है। रेशेदार जड़ मिट्टी में पार्श्व रूप से बढ़ती है। मूसला जड़ प्रणाली में एक प्राथमिक जड़ और एक से अधिक द्वितीयक जड़ें मौजूद होती है। अधिकांश द्विबीजपत्री मूसला जड़ प्रणाली को अपनाते हैं। 117 है सामान्य जो है श्वास के दौरान प्रेरित या समाप्त वायु की मात्रा कितने जो है मिली होती है। तो 117 का होगा ए, यानी 500। तो देखिए कि सामान्य श्वास के दौरान प्रेरित या समाप्त वायु की मात्रा 500 ml होती है। श्वसन तंत्र में भाग लेने वाली अंगों को निम्न भागों में विभक्त किया गया है, जैसे नासिक या नासाद्वार, कंठ,
श्वास निकाय, डायाफ्राम, नासा गुहा, श्वास नली, फुसफुस या फेफड़े। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है कि अपना अधिकांश कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। 118 का होगा सी ऑप्शन, यानी वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से। तो देखिए पौधे अपना अधिकांश कार्बन और अधिकांश ऑक्सीजन वायुमंडल में CO2 से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनकी शेष पोषण संबंधी आवश्यकताएं मिट्टी में पानी और खनिजों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है कि फ्लोएम में भोजन की दिशा क्या होती है। 119 का होगा ए ऑप्शन, यानी द्विदिशात्मक। फ्लोएम में भोजन की दिशा द्विदिशात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि फ्लोएम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम फाइबर। 120 है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में के वजन का कितना प्रतिशत योगदान मांसपेशियों द्वारा होता है। 120 का सी ऑप्शन, 40 से 50%। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के कुल वजन का 40 से 50% मांसपेशियों द्वारा योगदान दिया जाता है। जीवित रहने और चलने फिरने के लिए शरीर की कई प्रक्रियाओं के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये सामान्य रूप से मोसोडर्मल के मूल के होते हैं। पेशियों में आकुंचन के समय एंटोमायोसिन पदार्थ बनता है। पेशीय संकुचन की इकाई जो है सार्कोमियर है। मनुष्य में कुल 639 पेशियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 121। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है कि इनमें से कौन सा प्रकाश जो है प्रतिक्रिया का उत्पाद नहीं है। तो 121 का ए ऑप्शन, यानी NADP। तो देखिए NADP प्रकाश प्रतिक्रिया का उत्पाद नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, प्रकाश प्रतिक्रिया और अंधेरी प्रतिक्रिया। प्रकाश प्रतिक्रिया के उत्पाद ऑक्सीजन, ATP और जो है NADPH है। प्रकाश प्रतिक्रिया को अपनी प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। 122 है आहार नाल की किस परत में गॉबलेट कोशिकाएं मौजूद होती हैं। 122 का बी ऑप्शन, यानी म्यूकोसा। तो देखिए म्यूकोशल एपिथेलियम में गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं जो बलगम का स्राव करती हैं, जो स्नेहन में मदद करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123 है कि लिग्नाइट किस प्रकार का ईंधन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, तो बी ऑप्शन, प्राथमिक ईंधन। लिग्नाइट एक प्राथमिक ईंधन है। इसे किसी भी प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया के बिना प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उसे ईंधन कहते हैं। जैसे देखिए लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल। अब देखिए प्राथमिक ईंधन हो गया कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, और द्वितीयक ईंधन हो गया जल, गैस, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है कि किस प्रक्रिया द्वारा LPG में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। 124 का ए ऑप्शन, सीधे आसवन। सीधे आसवन प्रक्रिया द्वारा LPG में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। LPG जो है प्राकृतिक गैस और तेल निष्कर्षण और कच्चे तेल शोधन का एक उत्पाद है। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग उच्च तापमान और उच्च दबाव पर बड़े यौगिक के छोटे यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया है। थर्मल क्रैकिंग का अंतिम उत्पाद जो है हाइड्रोकार्बन अणु होते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 125। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका होगा 125 का ई ऑप्शन। तो देखिए लाइपेज एंजाइम है जो मानव के पाचन तंत्र में हाइड्रोलिसिस में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए माल्टेज जो है यह
माल्टेज क्षुद्रांत में जो पाचक एंजाइम होते हैं ये निम्नलिखित है। जैसे देखिए माल्टेज जो है यह माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। लैक्टेज यह दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज यह शेष वसाओं को वसीय अम्ल में बदलता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126। 126 है कि यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक शाखित है तो संबंधित डिटर्जेंट कैसा होगा। तो 126 का बी ऑप्शन, कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल। यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक शाखाबद्ध है तो संबंधित डिटर्जेंट कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल होगा। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट सीधे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला डिटर्जेंट होते हैं। डिटर्जेंट जो है बैक्टीरिया द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 127 का तत्व जो है स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को जो है किसके रूप में जाना जाता है। 127 का ए ऑप्शन यानी रेडियोधर्मिता। तो देखिए तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को रेडियोधर्मिता के रूप में जाना जाता है। 1896 ईस्वी में हेनरी बेक्वेरेल ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की है। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय क्रिया है। रेडियो सक्रियता की ऐसा इकाई बेक्वेरेल है। 128 क्वेश्चन नंबर 128 है कि किसी पदार्थ के दोहरे व्यवहार का पता किसने लगाया। तो 128 का ए ऑप्शन। देखिए लुई डी ब्रोगली नामक एक फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि पदार्थ कण और तरंग दोनों प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। द्रव्य तरंगे प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। 129 है कि सीजियम की लौ का रंग कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। सीजियम की लौ का रंग नीला होता है। कैसा होता है। तो नीला होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है कि खाली स्थान की प्रबलता के मामले में गैस आसानी से बनती है। 130 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा की प्रबलता के मामले में गैस आसानी से बनती है। तापीय ऊर्जा का एक प्रकार की शक्ति है जो किसी पदार्थ के भीतर परमाणु और आणविक कणों की गति से उत्पन्न होती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 131 है कि आदर्श जो गैसें है ये मेंडलीव के आवर्त सारणी के किस समूह में थी। 131 का सी ऑप्शन यानी पहला। आदर्श गैसें मेंडलीव की आवर्त सारणी के पहले समूह में थी। मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण के जो गुण है यह है कि इन्होंने तत्वों का समूहन किया, ठीक है। उस समय अज्ञात तत्वों को बाद में शामिल करने के लिए उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अंतराल छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए कि मेंडलीव ने अपने समय तक खोजे गए सभी 63 तत्वों को उनके बढ़ते सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के रूप में एक सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित किया, ठीक है। इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 7 आवर्त पंक्तियों में विभाजित किया गया था। 132 है कि ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ई ऑप्शन। तो देखिए ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में विकल्प में सभी क्या है सत्य है। ट्रांस यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 92 होता है, ठीक है। और यूरेनियम के बाद का ये तत्व होता है, ठीक है। और रेडियोधर्मी रूप से 6 होते हैं क्योंकि वे जो है क्या है तो अस्थिर है। आवर्त सारणी में ट्रांस यूरानिक तत्वों की संख्या 26 है। ट्रांस यूरानिक तत्व परमाणु संख्या 93 से शुरू होते हैं और परमाणु संख्या 118 पर समाप्त होते हैं। 93 प्रोटॉन में 7 जो है नेपच्यूनियम पहला ट्रांस यूरेनियम तत्व है जो आवर्त सारणी पर यूरेनियम के ठीक दाईं ओर स्थित है।
अब देखिए, ट्रांस यूरेनियम तत्वों के आइसोटोप सामान्य तरीकों से रेडियोधर्मी होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्लूटोनियम 239 का उपयोग जो है परमाणु हथियारों में किया जाता है। प्लूटोनियम 238 का उपयोग अंतरिक्ष जांच और अन्य उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। और क्यूरियम 244 का उपयोग कुछ पोर्टेबल एक्सरे उपकरणों में जो है गामा विकिरण के स्रोत के रूप में किया जाता है। 133 क्वेश्चन नंबर 133 है कि पानी के नमूने की निश्चित मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो 133 का राइट आंसर होगा सी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक है। तो देखिए कि पानी में बीओडी की मात्रा पानी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा की माप है, ठीक है। और बीओडी जैविक रूप से तोड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसके रूप में भी मापा जाता है। तो पानी के नमूने की एक निश्चित मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट यानी 134। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 134 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा हरित रसायन विज्ञान का सिद्धांत नहीं है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत है कि अपशिष्ट उत्पन्न होने के बाद उसे साफ करने से बेहतर कि उसे रोका जाए, ठीक है। खतरनाक रसायनों के उत्पादन से बचे, रासायनिक उत्पादों को कम विषाक्तता के साथ जो है कार्य की दक्षता को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, सुरक्षित सॉल्वेंट्स और सहायक का उपयोग करें, खतरनाक पदार्थों के निर्माण से पहले वास्तविक समय में प्रक्रिया की निगरानी और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए विशेष विश्लेषणात्मक पद्धतियां विकसित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का क्या नाम है? तो 135 का सी ऑप्शन क्या है? चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं को चुंबकीय प्रेरण रेखाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है कि अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस क्या है? 136 का बी, किनारे की तुलना में केंद्र से पतला। अवतल लेंस किनारे की तुलना में केंद्र से क्या होते हैं? पतले होते हैं। उत्तल लेंस किनारे की तुलना में केंद्र से अधिक मोटे होते हैं। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो स्रोत से सीधी प्रकाश किरण को एक छोटी सीधी आभासी छवि की ओर मोड़ता है, ठीक है, की ओर मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब देगा? तो 137 का होगा बी, फोकस से परे। उत्तल लेंस फोकस से परे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब देगा, ठीक है। हाँ, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो है देगा। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है कि उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक निम्न में क्या होता है? 138 का ए ऑप्शन, कम, ठीक है। उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है सी बाई बी, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में यदि वेग कम है तो अपवर्तनांक अधिक तथा वेग अधिक होने पर अपवर्तनांक कम होता है। 139 है कि ह्यूजेन के प्रकाश के तरंग सिद्धांत ने प्रकाश को निम्न में क्या माना था? तो 139 का बी यानी अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। तो हाइगेन के प्रकाश के तरंग सिद्धांत ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना था।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। कथन एक है कि दिन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। कथन दो है कि पृथ्वी के घूर्णन में धीमी गति का प्रमुख प्रभाव सौर मंडल में अन्य ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। 140 का राइट आंसर होगा सी। कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। दिन की लंबाई पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति पर निर्भर करती है। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन गति स्थिर रहता है, जिसके कारण दिन की लंबाई नहीं बदल रही है। इसके अलावा सौर मंडल में अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी की गति धीमी नहीं हो रही है। ठीक है। अब देखिए कि पृथ्वी के घूमने की गति को मापने का श्रेय फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी जो है लियोन फौकॉल्ट को दिया जाता है। 141 है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है। 141 का ए यानी बढ़ती है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो शरीर की जो गतिज ऊर्जा है ये बढ़ती है। किसी वस्तु पर बल और विस्थापन के एक ही दिशा में होने पर कार्य महत्तम होता है। ठीक है। अब देखिए कि वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में विस्थापन होने पर कार्य महत्तम होने पर गतिज ऊर्जा भी महत्तम होगा। 142 एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। गेंद का क्या होगा। तो 142 का सी ऑप्शन। यह अंतरिक्ष यान की साथ समान गति से चलता रहेगा। ठीक है। तो इसका जो है यानी एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ओर घूम रही है, तो यह गेंद अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलता रहेगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है कि हवा सिलेंडर में हवा को पिस्टन द्वारा अचानक संपीड़ित किया जाता है, जिसे फिर उसी स्थिति में बनाए रखा जाता है। कुछ समय बाद क्या होगा। 143 का सी होगा यानी दबाव कम हो जाएगा। सिलेंडर में हवा को पिस्टन द्वारा अचानक संपीड़ित किया जाता है, जिसे फिर उसी स्थिति में बनाए रखा जाता है। कुछ समय बाद दबाव जो है कम हो जाएगा। क्या होगा। तो दबाव कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बॉयल के नियम के अनुसार आयतन भी नियत ताप पर दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। क्या होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए चार्ल्स के नियम के अनुसार आयतन भी नियत दाब पर ताप का समानुपाती होता है। 144 मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म क्यों होते हैं। तो 144 का सी ऑप्शन। मिट्टी गर्मी का एक खराब कंडक्टर है। मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि मिट्टी गर्मी का खराब कंडक्टर है। मिट्टी उष्मा का एक कुचालक है। यह गर्मियों में गर्मी को बाहर से आने नहीं देता और सर्दियों में गर्मी को घर से बाहर जो है नहीं जाने देता है। मिट्टी एक अच्छा विद्युत रोधी है क्योंकि इसका औसत तापमान आमतौर पर हिमांक बिंदु से ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि डीएनए का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विकास के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन उत्परिवर्तन। डीएनए का उत्परिवर्तन कार्य विकास के उद्देश्य के लिए क्या है आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन शामिल है। तो सी ऑप्शन गैमेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन शामिल है। 147 देखिए 147 क्वेश्चन नंबर 147 है मध्य मस्तिष्क कहाँ स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन यानी हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148।
जलीय खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जाल का सही क्रम है? 148 का होगा ए ऑप्शन। डायस्टम्स ग्रेटर देन, टेरोपोड ग्रेटर देन, लेटन मछली ग्रेटर देन, स्क्विड ग्रेटर देन मर्लिन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 149 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सबसे मौलिक है? 149 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड से सबसे क्या है तो मौलिक है। पिरामिड श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की दर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 150 ध्वनि प्रदूषण के कारण वन्य जीवों को मनुष्यों की तुलना में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जानवर निम्न में से किस पर निर्भर होते हैं? तो देखिए 150 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ध्वनि पर। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण वन्य जीवों को मनुष्यों की तुलना में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जानवर ध्वनि पर निर्भर होते हैं। जानवर उससे बेहतर सुनने की क्षमता विकसित करते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।